हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स में चल रहे थे। और रे ऑप्टिक्स का जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है, यानी कि परावर्तन अपवर्तन जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बारे में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास अब अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। किसका रहेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, है ना। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं उसको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पहले से पता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी जो रे होती है इस तरह से, वो अगर ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड है, ये हमारे पास जो है मीडियम डेंसर है, और ये जो मीडियम है वो रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से अगर कोई रे ऐसे जाती है विरल माध्यम के अंदर, तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। दूर हटते हटते मान लीजिए कोई एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे, यानी कि ये जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, जहाँ पे ये एंगल कितना हो जाए, ये 90 डिग्री का हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर है? इसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर, जिसको आई सी भी कह देते हैं ना, आई सी कह देते हैं इसलिए इसको, क्योंकि इंसिडेंट है इसलिए थीटा सी की जगह मैं आई सी यूज कर लेता हूँ। और उस केस के अंदर अगर आर आपका कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो होगा इसे बोलेंगे पूर्ण आंतरिक। इसके जैसे ही आगे जाएंगे, अगर आपका कोण आई जो है ना, इसके बाद वाला कोण वो ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन है आई सी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो रे है, आप मान लीजिए ये वाली रे इस तरह से जा रही है। ठीक है, इसको मैं डॉट डॉट से डिनोट कर देता हूँ, तो वापस ये क्या होगी, रे इस तरह से इसमें आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा बन जाएगा। तो इसका मतलब जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में वापस आ गई, इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए इसको सोल्व करता हूँ, तो ये मान लीजिए मैं लेता हूँ एयर। अगर ये एयर है और ये कोई भी मीडियम है जिसके ये म्यू लिखता हूँ, है ना, तो एयर के लिए कितना होगा, ये म्यू1, इस मीडियम में जा रहे हैं ना अपन, तो ये मान लीजिए म्यू1 लिख देता हूँ, इसको म्यू1 कह देता हूँ और इसको म्यू2 कह देता हूँ। ठीक है, अच्छा आर उसको ले रहे हैं, तो आर उसको ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको म्यू1 लीजिए और इसकी म्यू2 लीजिए ना, क्योंकि नॉर्मली हमने ऐसे ही पढ़ा फॉर्मूला। तो जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे इसके अंदर, तो स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा आर। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, ये वाली, ये कंडीशन है, ये अप्लाई करते हैं तो जैसे ही क्या हो जाएगा, अब आप देखिए कि म्यू1 है आपके पास, सपोज कर लीजिए म्यू1 है म्यू के बराबर, और म्यू2 कितना है, म्यू2 है आपके पास 1, क्योंकि क्या है, म्यू2 एयर लिया हमने। ठीक है, और ये कोई भी मीडियम जो हम ले रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, अगर दिमाग में ध्यान रखना, ये अगर मीडियम, दिमाग में रखना, अगर ये मीडियम एयर नहीं है तो हमें फॉर्मूला इसी तरह से लिखना है। इसलिए मैं हमेशा जब भी सोल्व कर रहा हूँ स्नेल्स लॉ, तो इसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ। कई बार आप कंफ्यूज होकर गलत कर जाओगे अगर म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर याद रखोगे तो। ठीक है, यहाँ वो याद नहीं रखना, यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि हमें स्नेल का नियम ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास म्यू साइन आई, है ना, म्यू साइन आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 और साइन 90। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू, तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, यानी कि किसी भी मीडियम के लिए एयर के रेस्पेक्ट में, ये म्यू का लिखा हमने एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, साइन क्रिटिकल एंगल जो होगा उस मीडियम के लिए क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, जो उसका म्यू होगा उस पर ये डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, चलिए दूसरा, कि अगर मान लीजिए मीडियम एयर नहीं होता, तो एयर नहीं होता तो क्या बनता है ये इक्वेशन, अगर ये मीडियम एयर नहीं होता तो ये इक्वेशन बन जाती है आई सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता, ये रहता है म्यू1, ये म्यू2, है ना, तो क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाता है म्यू2 अपॉन म्यू1, है ना, क्या बनता है, साइन इनवर्स म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाती है उस केस में जब मीडियम एयर नहीं है। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब एक मीडियम जो है वो क्या है आपके पास एयर है, उस केस के अंदर एयर कौन सा, रेयर वाला मीडियम जो है। ठीक है, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट बाकी जो भी मीडियम लोगे वो क्या होंगे, बाकी जो भी मीडियम लोगे वो डेंसर होंगे। ठीक है, एयर का जो है म्यू कितना होता है 1, और 1 से कम म्यू कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है, नहीं है तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए
तो इसके बाद मुझे और जो पढ़ाना है उसके अंदर मैं ले सकता हूँ प्रिज्म, है ना। चलो प्रिज्म की बाद में बात करते हैं। ये यहाँ तक जो पोर्शन था वो किसका था, ये आपके जो था वो आपने पढ़ा होगा 11-12 में, यानी कि सीनियर सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करवा दी थी, है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब आते हैं हम लोग बीएससी और उसके मिक्स के अंदर। अब जो हमारा टॉपिक चलेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बीएससी में भी है आपके और 11-12 में भी शायद हो सकता है कि आपको मिल जाए वो टॉपिक, है ना। दोनों का मिक्सचर चलेगा। दोनों के मिक्सचर के अंदर सबसे पहला मैं उससे स्टार्ट करूंगा, ये होगा फार्मेट में, है ना। फार्मा का जो नियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, है ना। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फार्मेट लो, हिंदी में कहेंगे इसको फार्मा का नियम, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी तक इस पे पूछा नहीं गया है ना, अभी तक मैंने देखा किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा, मतलब है तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन है बड़ा टिपिकल। वैसे कैसे टिपिकल है, समझने के हिसाब से। तो क्या समझना है, ये नियम ये कहता है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाते हैं, ये मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में जाते हैं तो इसके रास्ते कितने हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ए से बी में जाने में। तो लाइट किस तरह से, लाइट जो है इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है कि उन दोनों के बीच में लगने वाला जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम सॉरी मतलब एक्सट्रीमम होना चाहिए, या तो मैक्स एक्सट्रीमम का मतलब ध्यान रखना, ठीक है। ये लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहे तो। 2 बिंदुओं के मध्य प्रकाश इस प्रकार से गति करता है कि उस पथ पर लगने वाला समय चरम होना चाहिए, है ना। उस पथ पर लगने वाला समय क्या होना चाहिए, चरम होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस नहीं है, यहाँ दिमाग में रखना, हर जगह अपन क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस पूछते हैं। यहाँ क्या है, जो आपका टाइम है वो एक्सट्रीमम होना चाहिए, एक्सट्रीमम को बोलते हैं हिंदी में चरम। और चरम का मतलब क्या है, एक्सट्रीमम या चरम का मतलब है या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। या क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ के देखिए, है ना। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखो क्या है कि आपके पास ये लाइट सोर्स है, एक बैटरी लिया आपने मान लीजिए, है ना। लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में क्या होगा, ये एक पॉइंट है, यहाँ से लाइट कहाँ भेजनी है, यहाँ भेजनी है ना, इस पॉइंट पे भेजनी, मान लीजिए बी पे। तो क्या हो सकता है, ये तो सीधे जा सकता है लाइट, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर लेते हैं, तो क्या होगा, अगर आप लाइट की वेव को भेजते हैं तो क्या होगी, यहाँ से यहाँ जा सकती है, ठीक है। इसके बीच के कोई रास्ते हो सकते हैं क्या, इसके बीच का रास्ता लाइट का कोई नहीं, या तो क्या हो सकता है, या तो रिफ्लेक्टेड होके जाएगी या फिर सीधी जाएगी डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है मिनिमम पाथ और ये क्या है, ये है मैक्सिमम पाथ, ठीक है। या तो ऐसे जा सकते या कभी भी लाइट ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे लाइट कभी भी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ पॉसिबल नहीं है, ये और ये पॉसिबल है, यानी कि या तो मिनिमम वाले से जाएगी या क्या जाएगी, मैक्सिमम वाले से जाएगी। ये किसने कहा था, ये कहा था फार्मेट ने, है ना। और वो किसके लिए कहा था, टाइम, क्योंकि देखो स्पीड क्या है, फिक्स है, स्पीड क्या है, फिक्स है। जब स्पीड फिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, भाई लाइट की स्पीड क्या सी है, फिक्स है, तो फिक्स है इसका मतलब क्या है कि उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, वही वेरी करेगा, ठीक है। तो टाइम जहाँ मिनिमम लगेगा वहाँ क्या होगा, जहाँ टाइम मिनिमम लगेगा वहाँ क्या होगा, डिस्टेंस, भाई वो फिक्स करना ना, तो डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। और जहाँ आपके पास टाइम मैक्सिमम लगेगा वहाँ डिस्टेंस भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि सी को कांस्टेंट रखना है। तो ये फार्मा ने नियम में कहा गया था। तो ये चीज़ आप जो है दिमाग में रखेंगे कि द लाइट, इंग्लिश में नहीं बताया ना, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द लाइट ट्रेवल सच दैट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर दैट देयर टाइम टेकन बाय लाइट इज एक्सट्रीमम, टाइम टेकन बाय लाइट इज एक्सट्रीमम, है ना। टाइम टेकन बाय लाइट, कन्फ्यूजन में देखिए आपको वहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम दिमाग में रखना। आपके मैक्सिमम जगह आप देखोगे तो क्या होता है, मैक्सिमम जगह आप देखते हो तो आपको मिलता है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ क्या है, टाइम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मा का नियम था। फार्मा का नियम के बाद में जो है इसका प्रूफ वगैरह दे रखे हैं, वो अपने को नहीं देखने प्रूफ वगैरह में, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग चल जाते हैं सीधे अपने पास कि इसमें आ जाते हैं रिफ्लेक्शन फॉर्म कर्व सरफेस। अगर मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस से जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो उस केस के अंदर क्या इक्वेशन बनती है उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है अपने पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस।
ठीक है। कर्व सरफेस का अगर रिफ्लेक्शन करते हो, रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस इसका मतलब क्या होगा? कर्व सरफेस का मतलब ये इस तरह से आपके पास एक कर्व सरफेस होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? सेंटर, या इसको पोल कह देते हैं। ठीक है, वैसे इसको पोल कहते हैं तो पी से लिख देते हैं, है ना, ओ की जगह ओ, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, इसको पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सपोज करो इसके सामने यहाँ पड़ा है, तो यहाँ से क्या होगी, एक रे जाएगी। ठीक है, रे यहाँ से जाएगी तो ये क्या करेगी, ये बनाते हैं इस पर एक इस तरह से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर से एंगल बनता है ना, जो परपेंडिकुलर से एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो भी आई बोल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास आई। फिर क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। जाना क्या चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये इसका पाथ है, लेकिन पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ क्या बनेगी इसकी, मान लीजिए इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। ये इस तरह से आपको समझ में आया ना ये चीज़ कैसे लिखी मैंने। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए ये परपेंडिकुलर है जो पीछे यहाँ पे एंगल बनाएगा इस तरह से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल बनाएगा इस तरह से। तो कुल मिला के जब इस तरह का जो भी आपके पास कर्व्ड सरफेस वाला केस आएगा, ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर आपको दिमाग में क्या ध्यान रखनी है, इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या बनेगा कि लास्ट जो फॉर्मूला है इसका वो बन जाएगा आपके पास कि ये मान लीजिए μ1 और μ2 दे रखा आप। ठीक है, एयर के केस में नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई केस आता है उस केस में जो है आप सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, उस केस में सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखोगे कि आपको μ1 μ2 से इक्वेशन को सोल्व करनी है। ठीक है, किससे करनी है, μ1 μ2 से इक्वेशन को सोल्व करनी है। कभी भी आपको क्या है, उसमें नहीं जाना है म्यू में। ठीक है, देखो μ1 μ2 लेने का मतलब है कि बाद में आप उसको एयर उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आपके क्वेश्चन एयर का नहीं आएगा, आपके जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो अलग अलग मीडियम देंगे जिसका आपको μ1 μ2 गिवन होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में आप लोग रखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो फाइनल इक्वेशन इसकी जो बनती है ना, वो इक्वेशन क्या बनती है, वो ये बनती है कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ/r। इस इक्वेशन को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, क्या है, μ2v और अगर u गिवन है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इक्वल टू r। या r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्र त्रिज्या किसकी, इसकी वक्र त्रिज्या है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह का रिफ्लेक्शन आएगा तो हम इस तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, और ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा, और इसका यूज जो है वो हमें करना है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, मैं अभी जो है ना सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, कैसे आया कैसे नहीं आया डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जा रहे। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया, अब दूसरे फॉर्मूले पे आगे चलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब आते हैं इसके आगे। आगे वाले क्वेश्चन क्या है, आगे वाले क्वेश्चन में कि लेंथ है ना, ये फॉर्मूला हो गया पहला, रख दीजिए भाई जी आप। आगे वाला जो लेंथ है, अब क्या होगा कि लेंथ अगर हम लेते हैं तो कैसे यूज करेंगे ना। लेंथ होता क्या है वो आपको पता है, सारी चीज़ें, है ना, लेंथ कैसा होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें पता है, होनी चाहिए ना पता। कि अगर मान लीजिए दो आपके पास स्फेरिकल, जो आपके पास ये इस तरह से ले था, ये मान लीजिए स्फेयर है, ठीक है, और एक ये स्फेयर, इन दोनों को मैंने क्या काट दिया। ठीक है, तो काटने पे क्या हुआ, ये जो पोर्शन बना ये क्या होगा हमारा, ये होगा लेंथ। ठीक है, या इसका उल्टा कर सकते हैं कि ये इस तरह से, ठीक है, और ये दूसरा इस तरह से पास पास में, तो ये वाला जो पोर्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, ये लेंथ। ठीक है, तो ये जो कॉमन वाला है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तल लेंथ। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंथ। ये क्या है हमारा, ये है अवतल लेंथ। ठीक है, ये क्या है, अवतल लेंथ। ठीक है, तो उत्तल लेंथ को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अवतल को कॉनकेव। ठीक है, समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हैं,
दो लेंस जो दो आपके पास मान लीजिए कोई वो है स्फीयर है ना, और उसके बाद बोलते हैं कि होलो स्फीयर है। अगर वो होलो स्फीयर है या होलो स्फीयर नहीं है, होलो स्फीयर नहीं है, मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है किसी कांच के ग्लास के बने हुए, उन दोनों का जो कॉमन अगर आप उसमें ले लेते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, जो ये बनेगा उनका कॉमन एरिया वो क्या बनेगा, उत्तल। और जब उनको पास पास रख के बीच का एरिया हम लेते हैं तो क्या बनेगा, अवतल लेंस बनेगा। ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कैसे बनते हैं वो वाली बात होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक इसकी रेडियस होगी, ठीक है, और एक इसकी होगी, इसकी रेडियस होगी। अब कंफ्यूजन क्या रहता है हमें कई बार R1 R2 किससे ले, तो आप देखो इधर से देखो, ये पहले आ रहा है। अगर आप इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। पहले कौन आया, ये वाला पहला आया, तो इसका मतलब ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी, R1 होगी, और ये क्या होगी, R2 होगी। इस वाले की बात करें, है ना, इस वाले में क्या होगा, अगर इधर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहले कौन सा रहा, ये काम में आ रहा है, इसका मतलब ये R1 होगा, ये क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये दिमाग में रखना कि जब आप इसको यूज करते हो तो पहले आपके एनकाउंटर, यानी कि पहले किससे एनकाउंटर कर रहे हो वो आपका R1 होगा, बाकी क्या होगा, R2 होगा। ये कंफ्यूजन कई बार रहता है, जब मैं आगे फॉर्मूला लिखाऊंगा तो आप ध्यान देना, ये कंफ्यूजन मैं आपका भी यहाँ से दूर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुछ पहले 11th-12th वाले पोर्शन से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। लेंस बहुत सारे हो गए, प्लेनो कॉन्वेक्स वगैरह ऐसे करके अभी आगे पढ़ेंगे तो उसको कर लेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले जो है लेंस के लिए फॉर्मूला बनता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या बनता है, वो फॉर्मूला है कि 1/f क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला जो है ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्योंकि अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पे फिर से म्यू ले लिया, ठीक है, या क्या ले लिया, अभी तक आप कह रहे थे कि म्यू1 म्यू2 में लिखना, लेकिन जब आप लेंस ले रहे हो, है ना, जब लेंस ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो फोकस दूरी है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये एयर के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। जो फोकस दूरी हम किसी भी लेंस की बोलते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ये ले रहा हूँ लेंस, ठीक है, म्यू ले रहा हूँ इसके अंदर। तो ये म्यू किसका है, ये म्यू है जिस ग्लास से आपका लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, वो हमारा क्या है, फोकस। तो ये फोकस दूरी हम निकाल दें, क्या निकाल दें, ये फोकस दूरी वो है लेंस की जो एयर में होगी। किसमें होगी, एयर में कितनी फोकस दूरी होगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि अगर ये इसी फॉर्मूले को मुझे आगे चेंज करना है, पहला कंसेप्ट क्या है आपके पास, कि आपके पास उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है इस तरह का। ठीक है, तो ये क्या है आपकी R1, इस तरह से बनाओ, आगे बढ़ेंगे, ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे ही रफली बन रहा है मेरे पास डायग्राम, कोई बात नहीं, आप उसको ज़्यादा गौर मत करें। तो इसका मतलब क्या है, अब आप क्या ध्यान रखेंगे कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेंगे, है ना, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेंगे। तो आप देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेंटर में जाइए, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होंगी पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या होंगी नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या होंगी नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये R1 किस में लोगे, सोचो R1 किस में लोगे, R1 लेंगे हम लोग, पहले आ रहा ना, तो R1 किधर आ रही है, इस लेंस के इस तरफ आ रही है। ठीक है, ये R1 है, तो R1 किस में आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो R1 किस में लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो R1 इक्वल टू क्या हो गया, मान लीजिए लेंस है वो आपके पास इक्वल लेंस है ना, मान लीजिए वो क्या है, दोनों इक्वल उनकी रेडियस है। तो रेडियस जब इक्वल है R1 R2 तो ये किस में आएगा, ये आएगा R1 पॉजिटिव में आप। ठीक है, अब आ गया जी इस तरफ आइए, इस तरफ क्या होगा, अगर इसकी बात करूँ मैं, ये है ना, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन किस तरफ आ रही है रेडियस, ये इस तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये किस में आएगी, जो R2 है वो मेरी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, R2 किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/R। या पहले एक बार ये कर लीजिए, बराबर के बजाय तो आप ये लिख लीजिए, चलो ये R1 और R2 कर देते हैं ना, फिर बराबर बाद में कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, 1/f इज इक्वल टू, अगर नहीं दे रखा तो बात है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, यहाँ बनेगा 1/R1, और ये क्या होगा माइनस R2, माइनस माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R गिवन है, ये मान लीजिए दोनों सेम है, रेडियस इनकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम है, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा 1/f इक्वल, जो नॉर्मली होता है ना, 1 माइनस म्यू, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 2/R, ये क्या बन जाएगा 2/R, ये आपके पास क्या बनेगी 1/f की
वैल्यू बनेगी। किसकी बनेगी? 1/f की वैल्यू बनेगी। अब पावर फाउंड आउट करना, पावर क्या हो जाएगी? पावर होती है 1/f, तो पावर क्या हो गई? यही 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। फोकस दूरी निकालनी है, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में? ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा आया, ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किस पे? कॉनकेव लेंस पे, है ना। चलिए अभी देखते हैं, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। वैसे इसके अंदर गिवन है क्या? ये बीएससी के अंदर आपके दे रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना उस पर नहीं दे रखा है। ये जो 11-12 वाला फिर मिक्सिंग में चल रहा है, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ चीज़ें बीएससी से आएंगी, कुछ चीज़ें उससे आएंगी, ये आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ा देता हूँ इसको। अब मान लीजिए अपन किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड नंबर पे। इसको तो मैं रहने देता हूँ, फॉर्मूले को थोड़ा बहुत मुझे चाहिए। सेकंड जो है मेरा, इसी में चेंज कर दूंगा कि आपके पास ये लेंस है, कौन सा? अवतल लेंस है, यानी कि कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में अब देखो आपके पास रेडियस क्या होगी? ये r1 होगी, ठीक है, और ये r2 होगी। अब आप देखो r1 जो है इस लेंस के सेंटर से क्या हो रहा है? इस लेंस के सेंटर से इस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरफ आएगी, वो किसमें आएगी? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, नेगेटिव, हाँ ये प्लस रह जाएगा, बाहर क्या चला जाएगा? इसमें नेगेटिव साइन चला जाएगा। अब r = r1 = r2 कर दे, क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव क्या चलेगा? सब में नेगेटिव चलता रहेगा। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? क्योंकि म्यू जो होता है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, म्यू है ऑलवेज 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास वैल्यू जो फाइनल मिलेगी वो क्या मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आ जाइए थर्ड पे। थर्ड पे क्या है? थर्ड पे आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें क्या होगा? ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होगा? ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो पहले कौन सा आ रहा है? ये, तो ये जो आ रहा है इसकी किसी भी स्ट्रेट जो आपके पास सरफेस है, समतल है, उस समतल की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? हाँ, सेंटर का होगा उसका इनफाइनाइट। ठीक है, कितनी होती है? ये दिमाग में रखना, ये बहुत जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता। यहाँ जीरो कर देंगे, वो जीरो नहीं, वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और r2 क्या है? क्योंकि आप इधर ले रहे हैं, तो इस तरफ ले रहे हैं, तो किस में आएगी? माइनस में या प्लस में? माइनस में, तो किस में आ जाएगी? ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये हो गया इनफाइनाइट, ये तो प्लस में चल रहा था, तो इनफाइनाइट, ये यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, ये इनफाइनाइट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 1/∞ कितना हुआ? 0। तो जब इनको इक्वल करेंगे तो r2 = r मान लीजिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये 2 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा? ये इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से भी क्या होगा? ये 2 हट जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या आ गई? पावर आ गई। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस तरह से इससे क्या निकाल सकते हैं? फोकस दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बाकी अगर आपको कोई देंगे तो आप क्या करेंगे? सिमिलरली जैसा आपको क्या कहा जाए वैसे आप इसके अंदर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप बना लेंगे, है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स को उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपके ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसका कॉम्बिनेशन भी आपको दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं उसके कॉम्बिनेशन पे जाता हूँ ना, कि दो लेंस का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो कॉम्बिनेशन करने पे क्या चीज़ें हैं उसमें चेंज हो जाती है। अब लेंस ये नहीं है, ये नहीं पढ़ा रहा मैं आपको यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगी, वो इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है तो कहाँ बनेगा, फोकस और उसके बीच है। ये सारी चीज़ें जो है ये आने वाली नहीं है आपके। ये 10वीं क्लास में आप पढ़ लेते हो, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हो ना, तो ये वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ से, इसका इनका पढ़ाने का मतलब टाइम पास करना। ठीक है, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। और ये कैसे पता होगी? तो आप 9वीं 10वीं किताब उठाइए, उसके अंदर आपको सारी टेक्निक बता रखी है। NCERT वगैरह की जो बुक्स है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, ये यहाँ पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, मुझे जो कंसेप्ट है कि क्या आपके इसमें आ सकता है उसी की बात मुझे यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब यहाँ आ जाता हूँ पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या है? तो पावर ऑफ लेंस आपको पता डायोप्टर में निकालते हैं, P क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, ये आपको पता, और कैसे कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है।
अब इस पावर पे क्या डिपेंड होगा, है ना, कि मान लीजिए आप फर्स्ट केस, इसमें बस केस लगा सकते आप और कुछ मत करिए, कि आपके पास ऐसा ही कोई लेंस है, इसको आप बीच में से काट देते हैं इस तरह से, क्या किया आपने, बीच में से इसको काट दिया, ठीक है। तो इसको काटने पर, ठीक है, इसको काटने पर क्या चेंजेस आएगा उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप ऐसे काटोगे तो ये लेंस कैसा बनेगा, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का बनेगा, तो इसकी काटने पर पावर में क्या चेंजेस आएगा उसकी बात आप करते हो। देखो आपके पास ये रेडियस इसकी दोनों भी चेंज होगी ना, प्लेनो कॉन्वेक्स, अभी जब पीछे जाओ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और जो नॉर्मल हमारा उत्तर लेंस था उसकी अगर आप पावर देखते हैं तो पावर में क्या हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स की जो पावर है वो क्या हो गई, आधी हो गई किसके, उसमें क्या रहा था 2 म्यू माइनस 1/r, और उस प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या आ रहा है म्यू माइनस 1/r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको इस तरह से काटते हैं तो पावर क्या होगी, पावर जो होगी नई लेंस की, इसको पी डैश अगर मैं कहता हूँ तो पी डैश क्या होगी, p/2 हो जाएगी, पी डैश क्या होगी, p/2 हो जाएगी। फोकस दूरी पे नहीं जाना, फोकस दूरी बाद में देख लेंगे, है ना। पावर क्या होगी, p/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/f डैश जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2f, क्या हो जाएगी 1/2f डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f डैश इक्वल टू 2f, यानी कि फोकस दूरी तो क्या हो गई, डबल हो गई, और पावर क्या हो गई, आधी हो गई, ठीक है। दोनों रेसिप्रोकल है तो आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहला केस आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। अगला देखिए, इसी लेंस को जो है, इसी लेंस को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से काट देता हूँ। ये आपके पास लेंस था, ये इस तरह से, सेकंड केस, ठीक है। आपने क्या किया, इसको बीच में से काटा इस तरह से, तो ये क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा बना के अभी कर देता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। इस तरह से बनेंगे ये लेंस दो, है ना, इस तरह के लेंस बन गए। इसमें क्या होगा, इसकी पावर अगर मान लीजिए पी डैश है तो क्या हुआ, अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या रेडियस, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चेंज हो गया इनका, दोनों का होगा वो रेडियस, तो इसका मतलब पावर क्या होगी, इनकी जो पावर है वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो पावर इक्वल रहेंगी, इसका मतलब 1/f डैश इक्वल टू 1/f, तो f डैश इक्वल टू क्या रहेगा, f के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो जब लेंस को सोल्व करने जाओ तो सबसे सीधे पहले आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको पावर पे ही जाना है, पावर जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आ गया कनेक्शन, जब आपने तोड़ दिया तो किस तरह से किस चीज़ें हुई, किस तरह से इसको काटा, तो उस पर आपको क्या चेंजेस मिले, वो दोनों मैं आपको यहाँ पे लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसके आगे अब आते हैं कि लेंस का कॉम्बिनेशन, दो लेंस का अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, ठीक है। तो आ जाइए आगे वाले केस में, ठीक है। थर्ड है अपने पास केस, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। इसी का पार्ट चल रहा है, पावर ऑफ लेंस से हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन की बात करें तो मान लीजिए एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, इसकी फोकस डिस्टेंस f1 है, इसकी f2 है, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, ठीक है। बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन का जो लेंस बनेगा उसकी जो फोकस दूरी मुझे फाइंड आउट करनी क्या होगी, वो मान लीजिए वो है 1/f, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 माइनस f2, क्या बनेगा, माइनस d f1 माइनस f2। ये जो फॉर्मूला है ये आपको नींद में भी उठाए तो भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पावर पूछते तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू हो गया p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, पावर की फॉर्म में पूछेंगे, पावर की फॉर्म में ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, सीधी सीधी अगर हम देखें तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आएगा f1 f2, है ना। इधर से f1 जाएगा तो ये बनेगा f1 प्लस f2 माइनस d, है ना। उल्टा कर दीजिए तो f इज इक्वल टू बन जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d, ये आपके पास f का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आपके आने की चांसेस पूरे हैं, ठीक है। यही लेंस अगर मान लीजिए कंडीशन क्या लगाते हैं, कंडीशन ये लगाते हैं कि d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पास सटे हुए, तो केस क्या है, ये वाला केस है, ठीक है। बीच में दोनों एक दूसरे का टच है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो फोकस दूरी आपकी 1/f बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो सीधी 1/f प्लस 1/f2,
ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। ये b कितना होगा 0, तो कंडीशन क्या बनी, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे आपके पास f इक्वल टू, अच्छा p इक्वल टू लिखेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, ठीक है। और इसको जब पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास f जो बनेगा वो क्या बनेगा, f1 f2, है ना, f1 f2 अपॉन f1 प्लस d हट जाएगा यहाँ से, हो गया। तो दोनों केस जो है मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। अब कोई सा भी लेंस हो उससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं लेना है, कोई सा भी लेंस हो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके पास दोनों कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस हो सकता है एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, जैसे ही कॉनकेव आएगा, है ना भाई, जैसे ही कॉनकेव आएगा ये f क्या हो जाएगी माइनस में, जैसे ही माइनस करोगे तो वापस आपकी क्या होगी, फोकस दूरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ये दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना है कि उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी है यानी कि फोकल डिस्टेंस है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो आपके पास कॉनकेव यानी कि उत्तल लेंस है उसकी कितनी होती है, नेगेटिव होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो ना। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं है तो भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, अगर क्वेश्चन में और देंगे आपको ऐसा, है ना, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के एफ क्या होती है, फोकस दूरी जो होगी वो पॉजिटिव में लेंगे, और जो कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, एफ जो है वो नेगेटिव में लेना ऑलवेज, ठीक है। गिवन हो या नहीं हो क्वेश्चन में, ये आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें। चलिए, ये हो गया यहाँ तक, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इससे आगे चलते हैं ना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा, और वो है कि अगर मान लीजिए मीडियम आपके पास दोनों ही, अगर एयर मीडियम नहीं है, जो पीछे वाला जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, उसी की बात मैं कर रहा हूँ ना। एक फॉर्मूला मैं इसमें बीच में लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिंपल नहीं दिया जाएगा। अगर मैंने अभी देखा है ट्रेंड, तो अगर इन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों मीडियम देंगे, है ना। इन पे जो क्वेश्चन आएगा तो क्या देंगे, दोनों मीडियम ही देंगे। अगर मान लीजिए लेंस का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन है लेंस का, है ना, ध्यान रखना, ये स्पेशल केस लगा लेना, स्पेशल केस आपके लिए, है ना। स्पेशल केस क्यों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। वो क्वेश्चन आप, मैंने देखा है 99 नहीं 99.99% या फिर हो सकता है कि 100% लोगों को क्वेश्चन छोड़ के आए थे, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत नहीं है, सबसे बड़ी मैंने क्या कहा था, रे ऑप्टिक्स के साथ हमारी आदत नहीं है। चलिए, जो भी हायर एजुकेशन में जो जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जो लोग IIT वगैरह की तैयारी करके IIT में चले जाते हैं ना, उनको तो क्या आदत होती है, उनको रे ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो वहाँ तो आदत होती है उनको। लेकिन होता क्या है कि जो लोग IIT की तैयारी, हम भाई जो IIT की तैयारी नहीं करते, इंजीनियरिंग में नहीं जाते, वही तो BSc MSc करके फिर यहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों को आदत नहीं होती कि हम रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकें, है ना। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स जो है उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन आपके रे ऑप्टिक्स के आते हैं, वो हम क्या होते हैं, लगभग छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस दिमाग में क्या है, हमारे कंसेप्ट नहीं होता कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको कंडीशन थोड़ी लगवा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा लेंस है जिसके अंदर, कंडीशन देख लेते हैं, हाँ चलिए, कि मान लीजिए लेंस जो है वो एयर में नहीं है। ये मान लीजिए कोई लेंस है ना, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, मैं मैक्सिमम जो सारे केस कौन से ले रहा हूँ, उत्तल लेंस के ले रहा हूँ, ठीक है। अवतल भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए इसका जो है वो कितना है, म्यू एल है, और यहाँ जो मीडियम है जो एयर नहीं है, मान लीजिए एयर नहीं है ना, तो एयर नहीं तो क्या होगा, ऐसा रे आएगी, वो यहाँ मान लीजिए इस तरह से ये क्या करता है, एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये जो है ये क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा मीडियम है जिसमें म्यू कितना है, म्यू एम, ठीक है, कितना है, म्यू एम है। अब मान लीजिए ये म्यू एम है, तो उस केस के अंदर क्या इक्वेशन बनेगी उसकी बात करते हैं, किसकी, वो वाली जो पैसे बनाई थी मैंने 1/f वाली। तो 1/f क्या बनेगा, इसकी फोकस दूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मीडियम है तो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे हम म्यू लिख रहे थे वो क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन म्यू एम, बस ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, म्यू एम अपॉन म्यू एम, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/r1 और प्लस माइनस में 1/r, ठीक है। ये दिमाग में आप रखोगे फॉर्मूला, और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। अगर इसको भूल गए तो आपके मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये केस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात वो नहीं है ना। तो मान लीजिए इस तरह से रे यहाँ जा रही है, तो ये क्या करता है, इसको पैरेलल कर देता है, ये दूर भेज देता है ना। ये क्या करेगा, इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट दूर कर देता है ना, इस तरह से ये जो है देखो
दूर भेज देता है। चाहे ये वाला केस हो तो इसमें भी क्या है, ये म्यू एल है, ये म्यू एम है, और ये म्यू एम किसी मीडियम में यानी पानी में रख दिया तो इसके मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा। बस रेडियस क्योंकि कौन सा लेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो फॉर्मूला आपका चेंज अपने आप ही हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस वाले फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम। दोनों ही आपको मीडियम देंगे, ऐसा कहेंगे कि जो आपके पास उत्तल लेंस था यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है उसको आपने पानी में रख दिया है, अब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगा, पर एक बार मुझे क्या है कि सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने दो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकता है कि दो फॉर्मूले का मिक्सचर हो, तो मिक्सचर होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, एक चीज़ पढ़ाई नहीं तो दूसरी कैसे कराऊंगा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें हैं जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो लेंस के बारे में जितना भी मुझे ये सिंपल चीज़ें थी जो लिखवानी थी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब आगे देखते हैं, है ना। आगे क्या है कि अगर मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर ही मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं सिल्वर्ड पॉलिश कर देता हूँ, उसको मिरर बना देता हूँ लेंस को, है ना। ये बड़ा स्पेशल केस है, कौन सा, 5वां केस, है ना। ये भी स्पेशल केस है, उसमें लिख लेना कि अगर मान लीजिए अपन क्या करते हैं, उस जो लेंस है आपका, उस लेंस पे क्या करते हैं, सिल्वर्ड पॉलिश कर देते हैं ना, सिल्वरिंग कर देते हैं उसकी, है ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है। रजित करना ना, रजित बोलते हैं, हाँ रजित करना। रजित का मतलब क्या है, देखिए जब भी आप किसी लेंस पे मिरर बनाते हैं, मिरर मतलब कांच बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपका सिंपल एक कांच की स्लेब होती है उसके पीछे आप क्या करते हैं, सिल्वर्ड पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, सिल्वर्ड पॉलिश करते हैं, तब जाके वो क्या बनता है कि मिरर बनता है, ठीक है। आप देखा पीछे से अगर आप किसी कांच को लेना, पीछे से उसके जो मैक्सिमम ब्राउन सा दिखता है ना, अगर उसको पीछे देखोगे उसको आप खुरेश देना, तो खुरेश देने पर क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब अंदर क्या हुआ, अंदर सिल्वर्ड पॉलिश किया जिसकी वजह से वो क्या रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह का कोई केस है, क्या केस है कि एक लेंस है ना, ये लेंस है मान लीजिए, इस लेंस को आप क्या करते हैं, इस लेंस पे आप सिल्वर्ड पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिल्वर्ड पॉलिश। तो इधर आपने क्या किया, एक तरफ उसके सिल्वर्ड पॉलिश कर दी। अब आप मुझे बताओ नॉर्मली लेंस में क्या होता है, नॉर्मली लेंस में कोई भी रे है मान लो इस तरह से गई, ठीक है, इस तरह से जाके और वो क्या हो बाहर निकल जाती है, लेकिन अब क्या है, सिल्वर्ड पॉलिश, इसका मतलब क्या है, मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा, वापस रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जिस एंगल पे उस एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब उधर भी हो सकती है, डिपेंड करता है, इधर हो जाएगी मान लीजिए रिफ्लेक्ट, उल्टा कर दिया मैंने, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब इस पे जो गई है क्या बोलते हैं, वापस जो इस पे परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, उसके साथ क्या उसकी इस लेंस की नई जो लेंस आएगा उसकी फोकल डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसको तोड़ते हैं, है ना, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, पहले तो ये एक लेंस की तरह भी, पहले क्या है, मान लीजिए सिल्वर्ड पॉलिश को हटाते हैं तो क्या बनता है, ये लेंस बनता है, ठीक है, क्या बनता है, लेंस बनता है, ठीक है। तो ये लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, लेंस इस तरह से बिहेव करेगा कि जो आपके पास यहाँ से मान लीजिए एक रे आई है, तो वो रे क्या करेगा, इसको जो भी होगा उसको ट्रांसपेरेंट मतलब उसको जो है अपने मार्ग से विचलित कर देगा और बाहर निकाल देगा, उसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है, पहला केस। दूसरा प्लस क्या है कि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपके पास आ रहा है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो मिरर क्या करता है, मिरर जो भी चीज़ आपके पास लाइट आती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद जैसे यहाँ पहुँचा, यहाँ से रिफ्लेक्ट, तो वापस कितना, वापस लेंस से ही तो गुजर रहा है, वापस किसी तरह गुजर रहा है, लेंस से ही गुजर रहा है, तो कैसे आएगा ये लेंस से, तो प्लस वापस लेंस से गुजर रहा है ना, तो लेंस से गुजरा तो इसका मतलब यहाँ से अंदर घुसा, अंदर घुस के जो भी इसके साथ हुआ इस तरह से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप इसको लेंस को जो है सिल्वर्ड पॉलिश कर देते हैं, रंजित कर देते हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें ये इफेक्ट पड़ता है कि पहले अंदर गया, जो भी रे है वो अंदर जाएगी तो वो लेंस की तरह बिहेव करेगी, फिर जैसे ही वो सिल्वर्ड पॉलिश के ऊपर पहुंचेगी तो एक दर्पण की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। दर्पण आएगी मिरर से जैसे इफेक्ट फिर से किससे निकला, लेंस में से निकल रहा, तो फिर से क्या होगा, एक लेंस से निकल रहा। तो कुल मिला के इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा, आपके पास तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके इस नए जो है इसकी जो पावर बनेगी नए की P, ठीक है। वो नए की जो पावर P बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी P लेंस प्लस P मिरर प्लस P लेंस, ठीक है। ये जो नया P बनेगा वो P क्या बनेगा, इन तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन यानी कि इनकी योग के बराबर बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ कि P इज इक्वल टू, लेंस में 2 बार हो रहा है तो 2PL प्लस PM, ठीक है। ये क्या है, मिरर लेंस और लेंस, समझ में आ गया ना।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 100% लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब ये उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस के लिए ये कितनी होती है, PL अगर देखूँ तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू, है ना, वो निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं इसकी। तो 1/f इज इक्वल टू PL कितना होता है लास्ट में जाइए, क्या था लेंस के लिए, उत्तर लेंस के लिए देखना, उत्तर लेंस की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तर लेंस के लिए कितना था 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1/r, तो क्या हो गया 2 तो ऑलरेडी है, फिर से वापस 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1/r प्लस इसके लिए कितना होगा, ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, मिरर। तो मिरर के लिए क्या होता है, मिरर के लिए जो पावर होती है 1/f। ठीक है, पावर कितनी होती है 1/f, और f कितना होता है r/2। ये मिरर का केस है दोनों ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/r। तो क्या बना 2/r। ठीक है, क्या बनेगा 2/r। तो कुल मिला के ये इक्वेशन अगर इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो गया 4μ माइनस 4 प्लस 2/r। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर यहाँ से कि 1/f इज इक्वल टू 4μ माइनस -2, है ना, ये कैंसिल होगा तो -2/r। तो कुल मिला के ये लिख सकते हैं, तो 2μ माइनस 1, अच्छा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2μ माइनस 1/r। ठीक है, तो f इज इक्वल टू हो गया r/2, 2μ माइनस 1, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप आगे जो भी हैं उनके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में यहाँ से होना चाहिए। अगर ये दिमाग में है तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे, नहीं तो फिर टाइम फिस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास एक चीज़ और बचती है, वो बचता है प्रिज्म। ठीक है, वो भी 11th-12th का पोर्शन है, तो वहीं से मैं ले लेता हूँ। प्रिज्म को लेके फिर मैं यहाँ पे ये कंप्लीट कर दूंगा, है ना। प्रिज्म के बाद मेरे पास सीनियर सेकेंडरी का कोई पोर्शन नहीं बचेगा, फिर हम सीधा चलेंगे बीएससी वाले पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये लेंथ के लिए जो मैंने आपको 5 पॉइंट लिखा है ना, मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखा है ना। ये पॉइंट इसलिए लिखाए हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे आप सोचिए कि ये क्वेश्चन छोड़ के ही आएंगे, मैक्सिमम बच्चे आप ये। और आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक कोचिंग का पुरानी कोचिंग का जो अनुभव रहा है मुझे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे क्लासमेट ने भी जयपुर से बहुत कोचिंग की है, उनको कभी भी ये लिखा ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप ट्रेंड देखें पेपर का तो इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। मैं जब आपको क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा या क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा साथ में कि देखो ये इस पेपर में यहाँ से आया है, इस ईयर में आया है, और ये क्वेश्चन जो है मैंने किस उस टॉपिक में करवाया उसका लिंक जो है आपको, या फिर उसका जो वीडियो नंबर है वो वीडियो नंबर मैं आपके वहाँ पे डाल दूंगा। तो वहाँ से अगर मैं जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ कैसे क्या बना वो समझ में नहीं आया तो आप सीधा इस वीडियो पर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाला केस अपने पास हो गया, ये भी चीज़ें हो गई। ये जो है एबर्सन वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे सही। ठीक है, लेंस के बाद में अब आ जाते हैं अपन प्रिज्म पे, है ना। प्रिज्म भी आपका एक ऑप्टिक उसका पार्ट है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विक्षेपण पे, है ना। विक्षेपण यानी कि डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन होता है हमेशा प्रिज्म से। जैसे आपने देखा होगा प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर आप क्या डालते हैं, व्हाइट लाइट डालते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट डालकर किसमें हो गए 7 भागों में विभक्त हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने कहाँ किए हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है आप जब बीएससी के सेकंड ईयर में जब आपने तकी किए होंगे ना, तो उसके अंदर सोडियम लाइट जो है उसके लिए अपन डिस्पर्शन वो निकाल के और उसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद में हम जो है जो मर्करी लाइट है उसके साथ यूज़ करते हैं, और उसमें ग्रीन, रेड और एक साइड येलो लाइट वो बनती है, उनसे अपन क्या निकालते हैं, और अलग अलग एंगल जो मिलता है उस एंगल से डेविएशन जो है वो एंगल डेल फाइंड आउट करते हैं ना। वो जो फॉर्मूला वहाँ यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो प्रिज्म डेविएशन किससे होगा, प्रिज्म से होगा। तो मैं लिख देता हूँ, पहले हमारा टॉपिक आज का हो जाएगा डेविएशन, जिसे हिंदी में कहेंगे विक्षेपण। क्या कहेंगे, विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण का मतलब वही 7 जो कलर है उनमें वो हो जाना, मतलब डाइवर्ट हो जाना या फिर विभक्त हो जाना, है ना। तो इसे बोलेंगे
तो किससे होगा? प्रिज्म से होगा। तो मैं एक प्रिज्म ले लेता हूँ पहले। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब डेरिवेशन आप निकालते हैं, हालांकि फॉर्मूला याद करना बस मैं तो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए एक रे जो है, अच्छा ये ए बी और सी पॉइंट हो गए इसके। यहाँ से आप एक पी रे आपके पास जाती है जो इस तरह से पी, और ये पॉइंट क्यू आर और एस, ये आपकी वेव है पी क्यू आर एस, ठीक है। अच्छा इस क्यू को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है ना। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि हमें एंगल कहाँ से लेना होता है? एंगल लेना होता है 90 डिग्री से, ठीक है, यानी कि अभिलंब से। तो ये अभिलंब जो है इस तरह से बनेगा यहाँ पे। इधर भी जो हम अभिलंब लेंगे, एक बार मिटा के वापस कर देता हूँ इसको, अभिलंब लेंगे वो ऐसे, ठीक है। तो अभिलंब से यानी कि इस नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट होगा वो होगा I1, ठीक है। यहाँ ये नॉर्मल है तो ये भी क्या होगा? I2। सिमिलरली जब यहाँ की बात करेंगे तो नॉर्मल से जो ये एंगल बनेगा क्या बनेगा? R1, और ये कितना बनेगा? R2, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसे मैं थीटा बोल देता हूँ, इसे मैंने O बोल दिया। इसे क्या बोल दिया? O बोल दिया। तो P Q R S ये पॉइंट हो गए, और देन इसके बाद O और ABC जो है ये ट्राइंगल, यानी कि जो हमारा प्रिज्म है ना, ट्राइंगुलर प्रिज्म, उसके पॉइंट होंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो आगे अगर मैं इसको मिलाता हूँ इस तरह से, ये आगे बढ़ाते हैं, तो ये लाइन यहाँ चलेगी, ये पीछे आएगी, तो ठीक है। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा इसको पीछा करना, तो ये इस तरह से है ना। तो ये जो डेविएशन हुआ इसे मैं डेल 1 कह देता हूँ, ये जो डेविएशन है उसे डेल 2, और टोटल मिला के डेविएशन कितना? ये यानी कि हमारी इंसिडेंट ऐसे थी और वापस जो जा रही हो कैसे है? इस तरह से जा रही है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, ठीक है, ये है ना, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट और फाइनल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल डेविएशन, है ना। टोटल जो डेविएशन एंगल होगा वो क्या होगा? ये डेविएशन एंगल टोटल ये होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेना, क्योंकि सब कुछ ज्योमेट्री पे डिपेंड है जो फॉर्मूला आप निकालने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूँ तो कुल मिला के जो है इंसिडेंट एंगल ये हो गया, इसका रिफ्लेक्टेड ये इसका इंसिडेंट एंगल, और ये इसका रिफ्लेक्टेड एंगल। इस तरह से हमने किया, डेविएशन जो है इसका हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं डेल 1 की बात करूँ तो डेल 1 क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ से डेल 1 की बात करते हैं, टोटल एंगल कितना? I, ये कितना बन रहा है? I1 इक्वल टू डेल 1 प्लस R1। तो डेल 1 इक्वल टू I1 है ना, ये क्या बन जाएगा? I1 माइनस R1। इसी तरह से डेल 2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? I2 माइनस R2। यहाँ आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। मुझे डेल फाइंड आउट करना है ना, तो डेल क्या होगा मेरा? तो डेल जो हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। क्यों? तो आप देखिए जो एक्सटर्नल एंगल है वो दो इंटरनल एंगल के जो उसके सामने वाले इंटरनल एंगल होंगे उनका क्या होगा? योग के बराबर होता है, हम जानते हैं, एडिशन के बराबर है, ठीक है। आगे चलिए सम के बराबर कर दिया, तो डेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी, ये प्लस कर देंगे, I1 I2 प्लस हो गया, R1 R2 क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस, और देन ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं लेता हूँ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ? ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सा है? QO और R, है ना। QO और R लेते हैं, ये ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो तीनों का योग 180, तो थीटा प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, बन गई इक्वेशन। अगला फिर ये लेते हैं अपन, कुल मिला के जो अपने पास क्वाड्रिलेटर है ये लेते हैं ना, ये वाला क्वाड्रिलेटर लेते हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटर है? तो इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रिलेटर A Q O और R, ठीक है, A Q और R। तो इस वाले क्वाड्रिलेटर में अगर मैं देखूं तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ और यहाँ, तो तीनों का, इन चारों का योग कितना होता है? चारों का योग कितना होता है? देखिए आप, ये बनेगा अपने पास, हाँ ठीक है, चारों का योग कितना हो जाएगा? 360। तो एंगल कौन कौन से है? तो एंगल आ रहा है A, ठीक है। तो एंगल A को मैं ऐसे लिखता हूँ ओनली, है ना। इस A लिखने का मतलब क्या है? एंगल ही है, जैसे इनको मैंने लिखा ना वैसे इसको एंगल लिख दिया, A एंगल है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, ये A है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से देखिए ये जो है इस तरह से बन रहा है, ये पूरा बना देते हैं नीचे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। ये इस तरह से बन रहा है, ये थीटा है, ये A है, ये कितना एंगल है और ये कितना है? ये 90। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके क्या है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल है दोनों, ये भी नॉर्मल है और ये भी क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है इसका मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल बनने वाला है, एंगल कितना बनेगा? 90 का एंगल। तो ये कितना बन गया? 90 का एंगल, ठीक है। तो कितना हो गया? 90 प्लस 90 और प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 90
और ए और ये थीटा, तो कितना हो गया 360 डिग्री। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, अच्छा 180, क्योंकि देखो इधर जाएगा तो कितना हो गया 180, 360 और माइनस ए, ठीक है। वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, 180 में से माइनस है, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 3, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अब इस वाले में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना होता है 180 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 180 प्लस ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, कितना आ गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, आ गया। अब आगे देखते हैं, ये इक्वेशन जो है मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इससे क्या बन जाएगा अगला मेरे पास कि डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस, अच्छा ये कितना ए, तो ये ए, ठीक है। दो इक्वेशन मेरे पास यहाँ से बन गई, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, सिर्फ डेविएशन की बात है। अब आते हैं हम किसमें, मिनिमम डेविएशन पे, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास ये आ गई। अब हम लगाएंगे स्नेल लॉ, है ना, स्नेल लॉ। अब स्नेल लॉ क्या कह रहा है, दो जगह वो आपका हो रहा है पॉइंट, आप देखना उसके अंदर पी क्यू पे हो रहा है, एक तो क्यू पे वेव अंदर जा रही है, फिर एक वो उसमें प्रिज्म में सीधी हो जा रही है, फिर जो सीधी वाली है वो क्या हो रही है, आगे वाले पॉइंट यानी कि पी क्यू और आर, है ना, आर पॉइंट पे फिर से वो बाहर निकल रही है, जो आर एस वेव बन रही है वो, ठीक है। तो दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो स्नेल लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, पहले बनेगा μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1, है ना, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये कौन से पॉइंट पे, पी क्यू पॉइंट पे, फिर आर पॉइंट पे जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, आर पॉइंट पे बनेगी μ2 साइन, है ना, R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कंडीशन पे। ये सारी इक्वेशंस हो गई, 1 2 3 4, ये सारी की सारी इक्वेशंस है ना। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, कौन सी कंडीशन, कंडीशन है मिनिमम डेविएशन, ठीक है। कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि मिनिमम डेविएशन तब होगा, अभी मैं लिख देता हूँ मैं ये चीज़, है ना, ये पूरे ग्राफ से बनाते हैं वैसे, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखनी है, मिनिमम डेविएशन तब होगा जब I1 इक्वल टू I2 होगा, और उसको I लिख दिया, ठीक है। और R1 इक्वल टू R2 होगा, और उसको क्या लिख देंगे R। ये कंडीशन जो होगी वो आपके पास क्या होगी, मिनिमम डेविएशन। ये कंडीशन किसकी होगी, मिनिमम डेविएशन की। ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप एक चीज़ देखोगे कि जब वो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, है ना, इसमें डेल में और आई में इसमें ग्राफ बनता है, और वो तब आई में जब ग्राफ बनाओगे तो मिनिमम तब मिलेगा आपको, इस तरह का ग्राफ बनता है ना। तो मिनिमम जो ये पॉइंट मिल रहा है ना डेविएशन का, वो तब मिलता है जब I1 इज इक्वल टू क्या होता है, I2 होता है, ठीक है। जब वो कंडीशन होगी तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या बन जाएगी, तो यहाँ से देखिए R1 प्लस R2 नहीं, I1 प्लस ये आई है, उधर से क्या बनेगा कि डेल इक्वल टू 2i माइनस ए, इस इक्वेशन से क्या बनेगा, डेल इक्वल टू 2i माइनस ए। R1 इक्वल टू R2 से क्या बनेगा, ये बनेगा 2r इक्वल टू ए, दैट इज r इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। क्या बनेगा, r इक्वल टू ए बाई 2। अब लगाते हैं कौन सा हम, स्नेल नियम, ठीक है। तो स्नेल का नियम क्या है, अब स्नेल का नियम में भी क्या, आपने जो यहाँ फर्स्ट वाले केस में लिया वो क्या लिया, एयर लिया है ना, उधर बना रहा हूँ मैं, उसका मुझे काम हो गया कंप्लीट, है ना। तो स्नेल लॉ से चलते हैं। स्नेल लॉ क्या है, यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं, है ना, ये वाला। तो I1 इक्वल टू क्या है ना। तो I1 इक्वल टू आई, तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ कि μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब क्योंकि आप एक क्या ले रहे हो, जो आपके पास 1 वाला मीडियम है वो कौन सा है, एयर है, ठीक है। 2 वाला जो भी मीडियम होगा उसको मैं म्यूचुअल रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी साइन I की जगह क्या रखोगे, क्या क्या I की जगह, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू डेल प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। तो क्या बनेगा, साइन डेल प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू, है ना। अगला साइन R देखिए, R कितना, a बाई 2, तो कितना हो गया a बाई, अच्छा सॉरी साइन में ना, तो साइन a बाई 2। तो म्यू इक्वल टू कितना होगा, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल, ये मिनिमम कर रहा हूँ ना, ये डेल मिनिमम कर देना। मिनिमम क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसको मिनिमम वाला लिया, इसको m से डिनोट कर रहा हूँ।
ये भी मेरे पास यहाँ पे m लिख दिया, n का फॉर डेल मिनिमम, कोई किसी भी डेल के लिए नहीं, तो जो मिनिमम वाला डेल है उसके लिए बात हम कर रहे हैं। तो a/2 अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल आप करते हैं ना, प्रैक्टिकल तो आप करते ही हैं, और इसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ एक कंडीशन और लगाएंगे हम लोग, और वो कंडीशन क्या लगाएंगे मैं बताता हूँ कि अगर जो एंगल है आपका, ठीक है, ए, ये क्या है, स्मॉल, और स्मॉल कितना, ये मान लीजिए लेस देन 10 डिग्री है, करीब करीब इतना ही लेते हैं। अगर इससे कम एंगल है तो क्या होगा, जब ये एंगल स्मॉल है तो जो साइन डेल एम ए अपॉन 2 है, ये करीब करीब स्क्वायर बराबर हो जाएगा डेल एम ए अपॉन 2 के, और साइन जो a/2 है वो करीब करीब इक्वल हो जाएगा a/2 के। तो जो म्यू बनेगा वो म्यू आपका क्या बन जाएगा, डेल एम ओवर ए डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल एम प्लस a अपॉन ए। ये आपके पास फाइनल इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में बनेगा, जब a बहुत स्मॉल दिया हुआ है उस केस के अंदर। ठीक है, तो जब ये आगे सोल्व कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इसमें डेल फाइंड आउट करने के लिए व्यू आपको देते हैं डेल फाइंड आउट के लिए मिनिमम, डेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये बनेगा कि डेल ए प्लस एम इज इक्वल टू म्यू है ना। तो डेल एम इज इक्वल टू ये इसमें आएगा तो ये आ जाएगा a कॉमन और म्यू -1, ये आपके पास एक इक्वेशन और बनती है। ठीक है, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, जब आपको डेल पूछा जाएगा तो आप 100% श्योर हैं कि उसमें आपके ये कंडीशन ही होगी। ये क्वेश्चन में लिख लेना, जब आपको मिनिमम डेविएशन पूछा जाएगा तो 101% है कि आपको कंडीशन क्या देंगे, a इक्वल टू स्मॉल वाली कंडीशन ही आपको मिलने वाली है। तो ये दिमाग में आप जरूर रखें। ठीक है, बस यही है इसके अंदर। तो आज के लिए मैंने आपको देखो सारे के सारे फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैंने पहले आपको कहा है, मैं अभी जो भी जितनी भी चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज़ की या फिर डायरेक्ट पूछे जाने वाली फॉर्मूले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, क्योंकि मैं एक बार ये चाहता हूँ कि सारे के सारे जो हैं आपके पास, मैं एक वीडियो पूरा न्यूमेरिकल में बना दूंगा, है ना, एक वीडियो पूरा न्यूमेरिकल, जैसे हमने उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में बनाया ना, वैसे ही यहाँ पे एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्टिक्स का, ये जो रे ऑप्टिक्स है उसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 10 बार आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो सारे के सारे इन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कोई इसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टीज वाली बात है नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आप पढ़ते ही उनके बारे में, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है वो लगभग आपकी कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम जब जाएंगे, अच्छा माइक्रोस्कोप वगैरह वो बच जाती है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह बच जाती है, तो वो मैं हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ले लूँगा, है ना। बस उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना माइक्रोस्कोप में, क्योंकि फॉर्मूले जो है उसके सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक बनता है टेलीस्कोप वाला जो है ना, नहीं सॉरी माइक्रोस्कोप वाला है, वही 2 केस बनते हैं। तो वो मैं केस आपके वहाँ ले लूँगा, जिसमें आपको मैग्नीफिकेंस पावर है वो पूछ जाती है कई बार, वो मैं ले लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर 2 आपको डायग्राम याद रखने पड़ेंगे, उससे आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।